13 क्रूर चंगेज खान की कहानियां जो मनगढ़ंत लगती हैं, लेकिन है नहीं। जब आप खूंखार मंगोल नेता का नाम सुनते हैं तो आप उसे युद्ध, मृत्यु और विजय से जोड़ सकते हैं, और आप सही भी होंगे। चंगेज खान को मंगोल लोगों के खून के प्यासे नेता के साथ साथ एक सैन्य मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है, जो अपनी राजनीतिक चालों और रणनीतियों के लिए सम्मानित है। वर्ष 1162 में टेमुजिन बोर्जिगिन के रूप में जन्मे खान अगस्त 1227 में अपने निधन से पहले दुनिया के सबसे खूंखार लोगों में से एक बन गए थे। मंगोल पठार की खानाबदोश जनजातियों को एकजुट करने के लिए एक बार जब वे निकल पड़े तो उन्होंने एक समृद्ध जीवन जिया, जिससे इतिहास की किताबों में दर्ज होने लायक एक साम्राज्य का उदय हुआ। अपने शासनकाल के चरम पर खान लगभग 12 मिलियन सन्निहित वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था और उसने ज्ञात दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि वह एक शक्तिशाली युद्ध नेता और शासक था, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और यातना के कृत्यों को समाप्त कर दिया, इतिहास ने उसकी क्रूरता के कृत्यों को दर्ज किया है। मान्यता और शक्ति के अपने उदय के दौरान वह कई लोगों का सम्मान पाने के लिए एक साधारण शुरुआत से ऊपर उठा। हालांकि इस दौरान कई कहानियां उस अत्यधिक कठोरता से जुड़ी हैं, जो अक्सर अपनी शक्ति को बनाए रखने और भूमि पर विजय प्राप्त करना जारी रखने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने मानव हड्डियों का इतना बड़ा ढेर छोड़ा कि वे पहाड़ बन गए। 12वीं शताब्दी से लेकर 1221 तक मंगोल नरसंहार के बाद आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में शहरों की रानी के रूप में जाना जाने वाला एक शहर था। मर्व दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अनुमान है कि मंगोल सेना ने 700,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। 25 फरवरी 1221 को मंगोल मर्व में 6 दिनों तक यह आकलन करने के लिए पहुंचे कि वे घेराबंदी करेंगे या नहीं, लेकिन अंत में उन्होंने हमला करने का फैसला किया। मंगोलों ने मर्व के लोगों को उनके आत्मसमर्पण पर नरमी बरतने का वादा किया, लेकिन उन्होंने पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया, छापा मारा और मार डाला। चंगेज खान खुद एक सुनहरे सिंहासन पर बैठा और उसने पकड़े गए सभी सैनिकों को उसके सामने लाने का आदेश दिया ताकि उन्हें मार दिया जाए। अमीर लोगों को शायद सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि मंगोलों द्वारा उनकी दौलत की तलाश करते समय उन्हें पीटा और प्रताड़ित किया गया। इसके बाद खान ने सुल्तान संजर की कब्र में आग लगा दी और शहर को जला दिया। अंत में उसने लाशों का ढेर लगा दिया। खान के पोते के दरबारी इतिहासकार अतामालिक जुवानी ने कहा, लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मारा गया कि मारे गए लोगों की हड्डियों से पहाड़ बन गए और रेगिस्तान प्रियजनों के खून से लाल हो गया। उसने दुश्मन कबीले के हर उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया जो लिंचपिन से भी लंबा था। जब चंगेज खान 9 साल का था तो वह अपनी होने वाली दुल्हन बोटे से मिलने गया। अपने पिता येसुगेई के साथ घर लौटते समय उनके पास दुश्मन कबीले तातार आए, जो उन्हें शांति भोज के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। यह वह दिन था जब खान के पिता को तातार के खिलाफ उनके पिछले अपराधों के लिए जहर देकर मार दिया गया था। जब उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना तो खान ने खुद को सही नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे या उसके परिवार को अपने कबीले के सच्चे नेता के रूप में पहचानना नहीं चाहते थे। 20 साल की उम्र में खान ने अपने पिता का बदला लेने के लिए आवश्यक कौशल और क्रूरता में महारत हासिल कर ली थी। उसने तातार सेना का सफाया कर दिया और एक कदम आगे बढ़कर लिंचपिन 3 फीट से भी लंबे हर तातार पुरुष का तुरंत सिर काटकर मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। यह अनुमान लगाया गया है कि खान ने इस तकनीक का इस्तेमाल अन्य जनजातियों के किसी भी बदला लेने वाले हमले के खिलाफ एक निवारक के रूप में किया था, क्योंकि इस समय जनजातियों का एक दूसरे पर हमला करना आम बात थी। तातार वंश के सभी पुरुषों को मारकर उसने जवाबी हमलों और सतत संघर्ष की संभावना को कम कर दिया। उसने अपने एक दूत की हत्या के लिए पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। जब चंगेज ने एक व्यापारिक काफिला भेजने का फैसला किया तो सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने व्यापार और शांति के लिए उसके संदेश की अवहेलना की। पहले काफिले के सदस्यों को इस संदेह के कारण मार दिया गया कि वे ईमानदारी से शांति के पक्ष में नहीं थे। खान ने एक बार फिर शांति वार्ता का प्रयास किया, लेकिन फिर से उसे सुल्तान के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने युद्ध का रास्ता तय किया। चंगेज खान ने ख्वारज्म साम्राज्य के सभी फारसी शहरों पर विजय प्राप्त की। उसने फारसी भूमि पर कब्जा कर लिया, एक के बाद एक शहरों में लूटपाट की और उन्हें नष्ट कर दिया।
उन्होंने सुदृढ़ीकरण न भेजने के कारण इतिहास से एक राज्य को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। चंगेज खान द्वारा शीजिया शहर को शांति प्रदान करने के बाद उन्होंने नेताओं से अपेक्षा की कि वे समझौते को बनाए रखें और जब उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता हो तो सेना भेजें। ख्वारजमिया पर हमले के दौरान उन्होंने शीजिया से सैनिकों का अनुरोध किया, जिन्होंने अंततः उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने खान के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था। खान की मृत्यु से 1 साल पहले उन्होंने शीजिया पर चढ़ाई की और मंगोल सेना ने 1227 में खान की मृत्यु के बाद शहर पर हमला करना जारी रखा। शक्ति के एक क्रूर कार्य में मंगोल सेना ने व्यवस्थित रूप से अपने युद्ध और लूटपाट को तब तक जारी रखा जब तक कि राजधानी ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। मंगोलों ने हर एक निवासी को मार डाला और शाही कब्रिस्तान को नष्ट कर दिया। इससे शीजिया राजवंश का अंतिम पतन हुआ क्योंकि वे इतिहास से लगभग मिट गए थे। यह केवल 20वीं शताब्दी में था जब पुरातत्वविदों ने कलाकृतियों का पता लगाना और शीजिया लोगों को फिर से खोजना शुरू किया। उसने अपने दफन में शामिल सभी लोगों को मरवा दिया। जब चंगेज खान की कहानियों पर नजर डाली जाती है तो उसकी दफन कहानी संभवतः आज तक की सबसे रहस्यमय और मायावी कहानियों में से एक है और उसकी कब्र अभी भी अज्ञात है। अपने अंतिम क्षणों में भी वह व्यक्तिगत क्रूरता का अंतिम कार्य करने में सफल रहा। कुछ कथित दावों के आधार पर खान के उत्तराधिकारी ने उसके अंतिम संस्कार को देखने वाले सभी लोगों को मरवा दिया जब अंतिम संस्कार का जुलूस मंगोल राजधानी कराकोरम से वापस आ रहा था। ऐसा माना जाता है कि 800 सैनिकों ने खान के अंतिम संस्कार में उपस्थित 2000 लोगों को मार डाला था। एक बार जब अंतिम संस्कार में उपस्थित लोगों को बाहर निकाल दिया गया तो सैनिकों को मार दिया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खान का विश्राम स्थल अनंत काल तक अछूता रहे। जब उनके घोड़े को दुश्मन के तीरंदाज ने नीचे से गोली मार दी तो उन्होंने उन्हें अपने शीर्ष सेनापतियों में से एक बना दिया। वर्ष 1201 में जब खान प्रतिद्वंद्वी ताइजुक जनजाति के खिलाफ गया तो वह लगभग मर ही गया था जब एक तीर उसके घोड़े पर लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी कहानी के कई संस्करण हैं। एक कहानी में ताइजुक को हराने के बाद खान ने प्रतिद्वंद्वी जनजाति के कैदियों से पूछताछ की। दूसरी कहानी में ताइजुक युद्ध के मैदान से भाग गया, सिवाय एक के जो सीधे टेमुजिन के शिविर में गया। विशिष्ट परिस्थितियों के बावजूद एक बहादुर सैनिक आगे बढ़ा और अपने घोड़े को गोली मारने की जिम्मेदारी ली और खुद को महान खान को सौंप दिया ताकि वह अपनी इच्छा से कैद या मृत्युदंड पा सके। लेकिन उसे मारने के बजाय खान ने तीरंदाज की हिम्मत को अपनी सेना में एक पद के योग्य पाया। विडंबना यह है कि खान ने बाद में इस सैनिक का उपनाम जेबे रखा, जिसका अर्थ है तीर, और जेबे खान के शीर्ष सेनापतियों में से एक बन गया। उन्होंने अपने पराजित शत्रुओं के जीवित कुलीनों के ऊपर विजय भोज का आयोजन किया था। अपनी चालाकी और सामरिक सैन्य बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले मंगोलों ने 1223 में कालका की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई का उल्लेख इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद की घटनाएं कितनी भयानक और भयावह हैं। खान और उनके साथी नेताओं ने विशेष रूप से परेशान करने वाले तरीके से जश्न मनाया। आत्मसमर्पण करने के बाद रूसी जनरलों को कसकर बांध दिया गया और एक बड़े लकड़ी के मंच के नीचे रखा गया। खान सहित मंगोल नेता इस मंच पर बैठे और दावत उड़ाई, जबकि उनके दुश्मन धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से दम तोड़ रहे थे और वे अपने दुश्मनों के मरने के बाद भी अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। उसने खुद को ईश्वर की सजा कहा। सद्भावना दिखाने के लिए चंगेज खान ने पश्चिमी मुसलमानों के व्यापारियों को अधिक भुगतान किया, जो उसे अधिक कीमत पर माल बेचने की उम्मीद में उसके पास आए थे। वह शुरू में क्रोधित हुआ, इसलिए उसने माल लूट लिया। बाद में उसने माल के लिए अधिक भुगतान करने का फैसला किया और व्यापारियों को अपनी व्यापार यात्रा जारी रखने की अनुमति दी। ऐसा इन देशों के बीच खुले व्यापार को आगे बढ़ाने की उम्मीद में किया गया था। व्यापारी ओट्रार की ओर बढ़ते रहे, जहां उन्हें शहर के एक गवर्नर ने गिरफ्तार कर लिया। व्यापारियों में से एक गवर्नर से बच निकलने में कामयाब रहा और व्यापारियों की हत्याओं के बारे में खान को संदेश पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है कि खान इतना क्रोधित था कि वह एक पहाड़ पर चढ़ गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि उसे इस स्थिति के बारे में क्या करना चाहिए। इसके कारण वह खूनी प्रतिशोध की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह शहर दर शहर जीतता गया और फिर बोखारा शहर पहुंच गया।
उसके बाद जो नरसंहार हुआ वह इतना भयानक था कि रेगिस्तान की रेत पर सूरज खून के तालाब की तरह चमक रहा था और कुछ ही समय बाद बोखारा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस शहर की लूट के समय चंगेज खान के सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक कहा गया था, तुमने बहुत बड़े पाप किए हैं। उसने शहर के नेताओं से कहा, तुम में से महान लोगों ने ये पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे पास इन शब्दों के लिए क्या सबूत है, तो मैं कहता हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ईश्वर की सजा हूं। अगर तुमने बड़े पाप नहीं किए होते तो ईश्वर तुम पर मेरी तरह सजा नहीं भेजता। अपने पसंदीदा दामाद की मौत पर उसने करीब 2 मिलियन की आबादी वाले शहर को तबाह कर दिया। हालांकि चंगेज खान ने अपनी बेटियों के बीच जो भी शादियां की उनमें से ज्यादातर राजनीतिक थीं, लेकिन उसकी एक बेटी अपने पति तोकुचर से बहुत प्यार करती थी। ऐसा हुआ कि वह खान का पसंदीदा दामाद भी था। शायद यही वजह है कि तोकुचर की हत्या के बाद ऐसा क्रूर कृत्य किया गया। ऐसा माना जाता है कि खान की बेटी ने निशापुर के एक तीरंदाज द्वारा अपने पति की गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरे शहर की हत्या की मांग की थी। मंगोलों की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने कथित तौर पर 1.7 मिलियन से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अप्रैल 1221 में शहर के नष्ट होने के बाद खान की बेटी ने अनुरोध किया कि शवों के सिर काटकर उन्हें ढेर कर दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मामूली घाव के साथ बच न पाए। चंगेज खान ने मछली के एक टुकड़े के लिए अपने भाई को मार डाला। चंगेज के पिता को दुश्मन जनजाति तातार द्वारा घातक रूप से जहर दिए जाने के बाद खान और उसके परिवार को जनजाति के नेताओं ने बाहर निकाल दिया, जिन्होंने खान को अगला वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अपने परिवार के घर से बाहर निकाले जाने के बाद खान और उसके परिवार को जीवित रहने के लिए कूड़ा बीनना सीखना पड़ा। शायद उसने जो पहला गंभीर काम किया वह अपने बड़े सौतेले भाई को एक मछली के लिए मारना था, जो उसने परिवार के लिए पाई थी। संभवतः यह बहस तब शुरू हुई जब खान के सौतेले भाई ने मछली को अपने परिवार के साथ साझा करने से इनकार करते हुए अपने लिए चुरा लिया। खान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सका और क्रोधित हो गया। जब तक वह अकेला नहीं हो गया तब तक उसका पीछा करता रहा। एक बार अकेले होने पर उसने उसे धनुष और तीर से मार डाला। उसने एक शहर को तब तक घेरा जब तक उसके लोगों ने नरभक्षण का सहारा नहीं लिया। मंगोलियाई सेना द्वारा किए गए सबसे भयानक कृत्यों में से एक 1214 में झोंगडू की राजधानी की नाकाबंदी थी। झोंगडू के निवासियों ने नरभक्षण के कृत्यों का सहारा लिया जब मंगोलों ने उनकी खाद्य आपूर्ति काट दी। जब जिन शासक ने खान के साथ समझौता किया तो शहर बच गया। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि जब जिन शासक ने अपना दरबार कैफेंग में स्थानांतरित किया तो खान को बुरा लगा। खान ने इसे अपने अनुबंध संबंधी समझौते का उल्लंघन माना, इसलिए उसने छापा मारा और झोंगडू के शहर को अपने घुटनों पर ला दिया। उसने अपनी बेटियों की शादी अपने सहयोगियों से कर दी ताकि वह उन्हें मार सके। गठबंधन के लिए विवाह कोई नई बात नहीं है, लेकिन चंगेज ने विवाह गठबंधनों को एक नए स्तर पर ले गया। अपनी जबरदस्त राजनीतिक ताकत और रणनीतिक सोच के साथ खान अपनी बेटियों की शादी सहयोगी देशों के राजाओं से करने में सक्षम था। जब कोई राजा खान की बेटियों में से किसी एक से शादी करने का महान सम्मान स्वीकार करता था तो उसे अन्य सभी पत्नियों या रखैलों को बर्खास्त करना पड़ता था। यह विशेष रूप से गंभीर नहीं लग सकता है, लेकिन अपने और अपनी बेटियों के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए खान ने अपने दामादों को मंगोल युद्धों में युद्ध की अग्रिम पंक्ति में नियुक्त किया, जहां वे अक्सर मारे गए। इस शानदार लेकिन क्रूर कार्य में उन्होंने मंगोल साम्राज्य की भूमि का विस्तार किया और साथ ही उन्हें हमलों से बचाया। उन्होंने जिन राजवंश के खिलाफ 23 साल लंबा युद्ध लड़ा। 23 साल लंबे मंगोल जिन युद्ध के दौरान कई बड़े अत्याचार हुए, जिसके कारण अंततः चीन के जिन राजवंश पर पूरी तरह से विजय प्राप्त हुई। युद्ध 1211 में शुरू हुआ और 23 साल के रक्तपात के दौरान अनुमान है कि मंगोल जिन युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जिन नियमित रूप से मंगोलों को कैद कर रहे थे, गुलाम बना रहे थे और कुछ मामलों में उन्हें मार रहे थे। 1210 में नए जिन शासक ने चंगेज से मांग की कि वे मंगोलिया को जिन राजवंश के अधीन एक जागीरदार राज्य के रूप में सौंप दें। बेशक खान का मंगोलिया को नए जिन नेता के शासन के अधीन करने का कोई इरादा नहीं था, जो युद्ध की घोषणा के समान था।
आगामी वर्षों में मंगोल सेनाओं ने जिन सेनाओं की सुरक्षा को ध्वस्त करना जारी रखा तथा वर्षों तक दर्रे और भूमि पर कब्जा करते रहे, जब तक कि युद्ध का अंतिम निष्कर्ष यह नहीं निकल गया कि जिन राजवंश मंगोल सैनिकों के हाथों गिर गया।